असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हम बात कर रहे थे 1856 अगस्त में फारसीत के हाथ में हमारे राष्ट्रवीरों ने भेजा हुआ लेटर उसके हाथ में आ गया। तो तुरंत उसने जॉन को संदेशा भेजा। अब जॉन लॉरेंस सही मायनों में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अंग्रेज हुकूमत की रीढ़ की हड्डी जॉन और उसका भाई ही थे। अच्छा, तुरंत एक्शन के लिए भी वो मशहूर था। तो उसने अपने पेशावर स्थित सबसे उत्तमोत्तम अफसर जो पेशावर में थे, एक तो निकलसन था, दूसरा चेम्बरलेन और एडवर्ड्स, इन तीनों को तुरंत काम पे लगाया। योजना क्या थी? योजना थी कि शांतिपूर्ण विद्रोहियों से यानी राष्ट्रवीरों से चर्चा करे, पठानों को आर्थिक सहायता दे और भव्य सुखदायी भविष्य का झुंझुना उनके पेशावर के सैनिकों के हाथ में पकड़ा दे। अब योजना इनकी काम कर गई। दिसंबर 1856 आते आते काफी सारे कबीलाई पठान जो थे वो धड़ाधड़ गोरों की सैन्य में भर्ती होने लगे। एक तरह से जो आने वाला तूफान था ना, वो जॉन की होशियारी से टलता दिख रहा था। अब जॉन ने जिन पठानों की भर्ती की सैन्य में दिसंबर में, उनकी एक नई पलटन बनाई और उस पलटन को अस्थाई पलटन के तौर पे पेशावर में रखा। इस पलटन का क्या काम था? जहां भी सैनिकों की कमी होती थी वहां निकल जाते थे, जहां कमी वहां हम। अब यही उनका तो काम था। घूमती पलटन, बस घूमते रहो, जहां भेजेंगे तुरंत चले जाएंगे। और बहुत जल्दी उनको इस अस्थाई पलटन को पहला काम मिला पेशावर में, क्योंकि पेशावर में वो मैंने कल बताया ना, म्यांमार के नेटिव हिंदी सैनिकों को जैसे निशस्त्र कर दिया गया, वो जो मामला है उसमें पूरे प्रांत में खलबली मची हुई थी। तो यहाँ भी पेशावर में हिंदी नेटिव को बुला के निशस्त्र करने का इनका प्लान था। तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन पलटन के पुराने जो ऑफिसर थे पेशावर में, वो थोड़े से इससे नाराज थे। उनका मानना था कि भाई हमारी पलटन है, यहाँ विद्रोह कौन और कैसे कर सकता है, हम तो इतने साल से इन लोगों के साथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन इन जो पुराने बुढ़े ऑफिसर थे गोरे, इनकी एक ना सुन के निकलसन ने 21 मई को सब हिंदी जितने भी नेटिव सैनिक थे पेशावर में, उनको परेड ग्राउंड पे बुलाया। परेड ग्राउंड पे बुला के दूसरा काम कोई नहीं था, है ना। पहले तो उनको निशस्त्र किया गया, फिर कपड़े उतार दिए गए। अब ये सब यहाँ पेशावर में हो रहा है, तो वहाँ पंजाब में होती मर्दान की एक रेजिमेंट थी जो 55th रेजिमेंट थी। अब 55th रेजिमेंट ने विरोध कर लिया है, ऐसी एक टेलीग्राम इनके पास पेशावर में भी आया।
वहाँ पंजाब के होती मर्दान के एक ऑफिसर थे, स्टॉपिसवुड। अब स्टॉपिसवुड को भी ये यकीन था कि उसकी जो 55 रेजिमेंट है उसमें भाई विद्रोह हो ही नहीं सकता, लेकिन सभी मुख्य ऑफिसर सुनने के मूड में ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने, अब ये सही बात है, क्यों सुनेंगे, क्यों विश्वास रखेंगे स्टॉपिसवुड पर, क्योंकि बंगाल से पेशावर तक तो सभी जगह तक लगभग मार्च से ही अब विद्रोह तो शुरू हो गया था। सबको अंदाजा था आज ना एक दिन तो ये आग तो हमारे इधर भी पहुंचेगी। तो स्टॉपिसवुड पे तो में किसी का विश्वास ही नहीं था, और वो सुनने के मूड में भी नहीं थे कि नहीं भाई हमारी 55 रेजिमेंट विद्रोह कर सकती है। अब ये विद्रोह उन अफसरों को अपने अस्तित्व का खतरा लग रहा था, जो सच भी था। तो सीधी बात है, पहले तो डरा हुआ मन था, उसके बाद नस्लवाद तो सारे ब्रिटिश ऑफिसरों पे तो पहले से भारी था। ऐसे दूषित कलुषित मन से अब हिंदी नेटिव जितने भी उनके सामने जो सैनिक थे, उनके प्रति उनका द्वेष, उनका क्रोध, है ना, ये होना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि इनके मन ही पूरे कलुषित हो गए थे। भाई इनका 55 रेजिमेंट का जो अफसर था स्टॉपिसवुड, वो अपने कहने पे अड़िग रह रहा। एक दिन तो जब वो पलटन में था तो किसी सैनिक ने उसे पूछ ही लिया। वो तारीख थी 24 मई। सैनिक ने स्टॉपिसवुड से पूछा, साहब क्या ये बात सच है? कौन सी? ना ये बात सच है कि पेशावर से कोई हमें मारने के लिए नई फौज सरकार ने बना रखी है? जाहिर है स्टॉपिसवुड ने इसको नकार दिया, लेकिन उसके मन में वो बात बैठ गई। इसके बाद हादसा हुआ। क्या हुआ? स्टॉपिसवुड ने आत्महत्या कर ली। अब इतिहास को ये नहीं मालूम कि आखिरी 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मेजर स्टॉपिसवुड ने आत्महत्या की। नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि स्टॉपिसवुड में ये आत्महत्या क्यों की। 24 मई के बाद अब उसके इस आत्महत्या से 55 रेजिमेंट में प्रचंड खलबली मच गई। जो हमारे मन है वहीं शायद हर एक रेजिमेंट के सैनिक के मन में होगा। इस आत्महत्या के पीछे सबको साजिश लग रही थी, कारण भी उनको मिला, तो उन्होंने विद्रोह कर लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई पेशावर का डायरेक्ट खजाना ही लूट लिया पूरा। पहले खजाना लूटा, बाद में वो शस्त्रास्त्रगार जो होता है वहां पे चले गए, पूरा का पूरा शस्त्र लूट लिया। अब यहाँ पंजाब में होती मर्दन से दिल्ली के बीच में पूरा पंजाब जो था, वहाँ जगह जगह पर यूरोपियन सेना के थाने ये इन लोगों ने बिठा रखे थे, होती मर्दान से दिल्ली तक। अब पेशावर के सैनिकों की तरह चुपचाप हथियार डाल के बराकी में जैसे वो निकले थे, वैसा निकलना यहाँ पे होशियारी का काम लग रहा था। लेकिन अब ये समय उनके पेशावर के सैनिकों के लिए भी गुजर चुका था। अब तो मार या मर का समय था। काटा जाऊं या मैं काट दूं। भारत के लिए मरना या भारत के लिए ये जीना भारत के लिए, मरना भारत के लिए। अब यही एक विकल्प उनके सामने बचा था। अब ये विद्रोह, पेशावर के विद्रोह की बात जो मित्रों थी, तो वो अब तक पंजाब में पूरी तरह फैल चुकी थी। पूरी यूरोपियन आर्मी, जिसमें सिखों की बड़ी मात्रा में संख्या थी, जिसमें निहंग भी शामिल थे और खालसा तो थे ही थे।
अब हमारे वीरों के पीछे वो कुत्ते की तरह सिखों की आर्मी पड़ गई, ब्रिटिश आर्मी पड़ गई। इसकी अगुवाई कर रहा था निकलसन। अब वैशी दरिंदे की तरह उन्होंने इन सैनिकों को बीच रास्ते में उनका पीछा करके पकड़ा और क्या करते, सबको वहीं रात को इन्होंने काट डाला। अंग्रेजी इतिहासकार है, वो लिखता है कि निकलसन 24 घंटे में घोड़े से नीचे उतरा भी नहीं था। बहुत सारे तो उसने काट लिए, जो बचे वो सरहद पार चले गए, लेकिन उनका दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। कश्मीर की राह पर वो एक मोमिन कबीले ने उनका स्वागत किया। भाई मोमिन कबीले ने स्वागत किया, उनको लगा कि ये हिंदुस्तानी है। सरतन से जुदा करके वही वो कबीले ने उनका भी काम निपटा दिया। अब काफिर को कौन बचाए बताइए आप। ये इनको समझ में आनी चाहिए थी बात, कि आप ब्रिटिशों से छिपके जब भाग रहे हो और सामने कौन है, तो ये कबीले वाले मोमिन, ये छोड़ेंगे, ये उन्होंने नहीं छोड़ा। सैकड़ों सैनिकों को अब आखिरी आशा एक ही थी, गुलाब सिंह। उनको लगता था कि गुलाब सिंह हमें कश्मीर में आश्रय देंगे, लेकिन ये जो भागदौड़ चल रही थी ना इन लोगों की पेशावर के विद्रोह के बाद, तो बीच में पहाड़ों के रास्तों में अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। जो मिला जैसे मिला वहीं काट लिया। अब देखो 3 बार उनकी कटाई हुई, जो सैनिक भाग गए। जो बचे उनको भाई अब भी आशा थी कि गुलाब सिंह के राज्य में हम घुसेंगे, गुलाब सिंह हमें आश्रय देगा। वास्तविक हुआ क्या, गुलाब सिंह ने अपने राज्य में इन्हें घुसने से मना कर दिया। जिस गुलाब सिंह ने नाना साहब को चिट्ठी भेजी थी कि मैं सैन्य और पैसा ये दोनों लेके आपकी राह देख रहा हूं, जैसे आपका संदेशा आया मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ। अच्छा इतना नहीं, उसने हुंडी भी लखनऊ के व्यापारी से बनवा ली, साहूकार से बनवा ली थी। अब बताइए, अब जो बंदा अपना सैन्य और खजाना देने के लिए तैयार था, अब प्रत्यक्ष जब समय आया तो गुलाब सिंह ने अपने राज्य में इन हमारे राष्ट्रवीरों को घुसने से मना कर दिया। तो फिर वो नाना साहब पेशवा को जो मदद देने का आश्वासन हुआ था, वो आश्वासन क्या खोखला था क्या? हाँ, वो हुंडी जो भेजी थी, या गुलाब सिंह को लगा था कि बस है ना पैसे दे दिए मेरा रोल खत्म हो गया भाई? ये है हमारी गुलाम मानसिकता, स्वार्थी निर्लज्ज, ये सोच ही है, स्वार्थी निर्लज्ज सोच ही है। गुलाब सिंह यहाँ नहीं रुका, उसने ये जो वार्ता है ना ये सैनिकों की, जो जैसे आए मेरे पास गिड़गिड़ाते वगैरह वगैरह, वो सब कंपनी सरकार को इत्यम भूत बता डाली। वास्तविक अगर मित्रों आप देखा जाए तो 55 रेजिमेंट में एक भी अंग्रेजों की क्या कहते हैं, उन्होंने एक भी अंग्रेजों की बलि नहीं चढ़ाई थी, एक भी अंग्रेज को उन्होंने नहीं मारा था। उसने विद्रोह जरूर किया था, लेकिन एक भी गोरा अंग्रेज 55 रेजिमेंट के हमारे राष्ट्रवीरों ने नहीं मारा था। वहीं अंग्रेजों ने कुल मिला के 1000 से ज़्यादा 55 रेजिमेंट के हमारे काले हिंदी सैनिकों को काट डाला, कुछ लोगों को फांसी पे चढ़ाया। इधर पेशावर उत्तर पंजाब में मई के आखिरी दिनों में हंगामा चल ही रहा था। मैंने पहले ही को डिटेल बताया था कि जालंधर में भी धुआं उठने लगा था। देखते हैं कल जालंधर में क्या हुआ।